हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। लास्ट क्लास में हमने नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। उसमें कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे और उनको मैंने यूआई में क्रिएट किया था, तो कुछ ये ऐसा बन के आया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ये वाला सेक्शन। ये सेक्शन हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होने वाला है, इसमें बटन पे क्लिक करके नीचे का कंटेंट शो होगा। एक टैबुलर टाइप का यूआई है और ये यूआई हम कम्प्लीटली डायनेमिक बनाएंगे और साथ में हम नेक्स्ट जेएस में कैसे कंपोनेंट के थ्रू चीज़ों को लेके आते हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्लीज़ अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट्स या शेयर करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर आप के पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं कोड पे। कोड पे मैं आपको एक बार दोबारा से लास्ट जो क्लास डिस्कस की थी वो मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। हमने बेसिकली नेक्स्ट जेएस का एक बिल्कुल स्क्रैच लेवल से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था और ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने में हमने हेडर सेक्शन एक कंपोनेंट क्रिएट किया था। हेडर सेक्शन में हेडर सेक्शन वाला पार्ट ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये है। देन हमने एक सेक्शन क्रिएट किया था। सेक्शन के सेक्शन में हम जो सेक्शन होते हैं, जैसे ये वाला सेक्शन है, ये हम कॉल करेंगे। देन एक फोल्डर क्रिएट किया था की फ्रेम फीचर्स का, और की फीचर में हमने फीचर का कंपोनेंट क्रिएट किया था और साथ में की फीचर को कैसे कॉल करते हैं, मैप फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एंड प्रॉप्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पैरामीटर जो प्रॉप्स होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो क्लास बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप फ्रेशर हो और नेक्स्ट जेएस सीखना चाहते हो, साथ में रिएक्ट भी सीखना चाहते हो, तो ये क्लास आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अब हम आगे के जो स्टेप्स हैं उनको बनाते हैं फटाफट से। तो पहले मैं यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा और ये फोल्डर का नाम होगा रिएक्ट इसेंशियल, क्योंकि हमारी जो हेडिंग है वो कुछ रिएक्ट इसेंशियल ही है। यहाँ पे अगर आप यूआई में जाओगे तो रिएक्ट इसेंशियल है। ओके, अब रिएक्ट इसेंशियल फोल्डर के अंदर मुझे एक और फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल, और वो फाइल होने वाली है रिएक्ट इसेंशियल की। राइट, रिएक्ट इसेंशियल में आर आई गेस बड़ा रखना चाहिए क्योंकि हम वही कर रहे हैं शुरू से। रिएक्ट essential.js। ओके, ये एक पेज मैंने बना दिया। अब इस पेज में मुझे जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं वो एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिएक्ट इसेंशियल। ओके, एंड इस मैं रिटर्न हमेशा हम HTML ही करते आ रहे हैं, सो मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करूँगा। ओके, मैं आज आपको फ्रेगमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, फ्रेगमेंट क्या होता है। जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हम हमेशा रिटर्न के अंदर एक HTML का एलिमेंट डालते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं हेडर कंपोनेंट की बात करूँ तो हेडर कंपोनेंट में यहाँ पे जो मेन रैपर है वो हेडर एलिमेंट का। राइट, और इस हेडर एलिमेंट के अंदर पूरा HTML हमने डाला हुआ है। सारे जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इमेज कंपोनेंट हो नेक्स्ट का, चाहे वो H1 टैग हो, चाहे वो P टैग हो, ठीक है, हमने एक हेडर के अंदर रैप किया हुआ है। हर बार हमें ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम दो लेंगे, दो यहाँ पे मैं अगर रिटर्न में दो HTML के टैग डालता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक डिव डाला, एंड इस डिव के अंदर हम पूरा ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके नीचे एक और डिव कॉल करूँगा तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, और ये एरर शो JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो हमेशा एक पेरेंट एलिमेंट होता है रिटर्न के अंदर, रिटर्न कीवर्ड के अंदर। राइट, तो अब मैं फ्रेगमेंट की बात करता हूँ। फ्रेगमेंट होता क्या है, सपोज करो आपको यहाँ पे डिव नहीं डालना है या कोई और एलिमेंट को नहीं डालना है, तो आप उसकी जगह पे सिंपल दो ब्रैकेट को कुछ इस तरीके से डाल सकते हो। ठीक है,
इससे क्या होगा, ये जो ब्रैकेट्स हैं वो हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं होंगे। अब मैं सपोज़ यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे एक सेक्शन डाल देता हूँ। सो यहाँ पे मैं बेसिकली करूँगा नहीं, क्योंकि अभी कॉल नहीं हुआ है। मैं हेडर सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं हेडर सेक्शन को के बाहर फ्रेगमेंट डाल देता हूँ, ये वाला, ये फ्रेगमेंट कहलाता है, ठीक है। ये स्टार्ट एंड एंड। अब ये फ्रेगमेंट को मैं चेक करूँगा ब्राउज़र पे, तो आप देखोगे, इंस्पेक्ट करोगे तो हमें हेडर मिल रहा है। देखो हेडर जो है ये हेडर है, इसके बाहर देखो हमें मैन मिल रहा है। मैन हमेशा हमारे पास आता है रूट लेआउट से। मैन आई गेस मैंने कहीं पे कॉल किया होगा, पेज डॉट, हाँ यहाँ पे मैन आ रहा है, मैन के अंदर हेडर आ रहा है, ठीक है। और हेडर के ऊपर अगर आप देखोगे हमारे पास फ्रेगमेंट है जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इससे ये फ़ायदा है, अगर आपको सिर्फ रैप करना है बिना किसी एलिमेंट के, तो आप फ्रेगमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा आप याद रखिए। अब रिएक्ट इसेंशियल के अंदर मैंने लास्ट क्लास में एक सेक्शन जो कि डिफ़ॉल्ट सेक्शन का एक कंपोनेंट था वो क्रिएट किया था। इस कंपोनेंट में हमने प्रॉप्स एज ए प्रॉप्स टाइटल एंड चिल्ड्रन को पास किया है, साथ में सेक्शन क्लास एंड टाइटल क्लास नेम का इस्तेमाल हमने किया हुआ है। अगर मैं इस सेक्शन के कॉल करने की बात करूं तो ये मैंने की फीचर के अंदर ये की फीचर के अंदर का कॉल किया हुआ है। अगर आप देखोगे ये सेक्शन है, ये सेक्शन को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, एज ए कंपोनेंट लिया है। और सेम ही हम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे डिज़ाइन में ऊपर का सेक्शन भी सेम है, नीचे का सेक्शन भी सेम है, क्योंकि दोनों में टाइटल हैं एंड बैकग्राउंड कलर है। तो वो मैं यहाँ पे सेक्शन को कॉल करूँगा रिएक्ट इसेंशियल के अंदर। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से रिमूव करके सेक्शन कंपोनेंट का यूज़ करूँगा, ठीक है। और इस सेक्शन कंपोनेंट के अंदर अब मुझे, अगर आप देखोगे की फीचर वाले में, तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिया हुआ है, सेक्शन क्लास नेम लिया हुआ है, टाइटल क्लास नेम लिया हुआ है, ठीक है। ये जो क्लासेस हैं मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करी हैं, तो आप ज़रूर देखिए। मैंने एज इट इज़ कॉपी करूँगा एंड सेक्शन के बाद यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो ये हमारा सेक्शन एक बन के आ गया। अब ये की फीचर ऑफ रिएक्ट टाइटल है, इसकी जगह मैं कॉल करूँगा रिएक्ट इसेंशियल, ओके। ये जो टाइटल है इसको चेंज कर देते हैं। अब ये जो रिएक्ट इसेंशियल कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट को मुझे अपने पेज डॉट जेएस में कॉल करना है, यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है। सो सिंपली आप रिएक्ट इसेंशियल कॉल कर दोगे तो ऊपर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये रिएक्ट इसेंशियल हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे एक्सप्लोरिंग रिएक्ट इसेंशियल जो टाइटल था, ये यूआई का टाइटल, ये हमें मिल गया है। अब इसके ऊपर जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। यहाँ से मैं टेलविंड का जो कलर होगा, आई गेस टेलविंड कलर्स, मैंने सारे कलर टेलविंड से ही उठाए हैं। तो ये जो हेक्स कोड है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे सर्च करूँगा, तो ये सियान 100 है, आई गेस ये वाला कलर नहीं है, ये वाला कलर है, दिस वन, ठीक है। तो ये फाइंड करूँगा तो ये कलर है पर्पल 950। सो पर्पल 950 के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे मैं बीजी सियान की जगह लिखूँगा डैश पर्पल 950, जिससे मुझे मेरा कलर मिल जाएगा। और ये कलर ये वाला कलर है, ठीक है, जो बैकग्राउंड में दिख रहा है। सो ये हमारा कलर आ गया। ये सेक्शन हमने बना दिया है, हमने सेक्शन कंपोनेंट का इस्तेमाल किया है, राइट। अब इस सेक्शन के अंदर मुझे वापस से, अगर आप यूआई जाओगे तो यूआई में देखोगे तो बटन्स हैं, 1 2 3 4 5 बटन्स हैं, ठीक है। और ये बटन को बनाने के लिए मैं फिर से यूएल का इस्तेमाल करूँगा। एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे, मैंने की फीचर के नीचे जस्ट नीचे यूएल का यूज़ किया, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा एंड इस सेक्शन कंपोनेंट के अंदर डाल दूँगा, राइट। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, बटन्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 बटन है। इनको बनाने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे इनको डायनेमिक बनाना है, राइट। और डायनेमिक बनाने के लिए मुझे एज ए कंपोनेंट इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बटन को हम
ग्लोबल कंपोनेंट बनाएंगे, यानी कि उस बटन का इस्तेमाल हम दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रिएक्ट इसेंशियल फोल्डर है, इसके जस्ट नीचे मैं न्यू फाइल में एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, एक और पेज क्रिएट करूंगा, टैब बटन डॉट जेएस। ओके, टैब बटन डॉट जेएस के अंदर मुझे वापस से डिफ़ॉल्ट फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन टैब बटन। ओके, एंड इस बटन के अंदर मुझे रिटर्न करना है। यहाँ पे मैं करूँगा li, और li के अंदर मैं बटन को डाल दूँगा, और इस बटन को मैं यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, अब ये बटन है, यहाँ पे मुझे कॉल करना है, और इस बटन को कॉल करने के लिए मैं सिंपली इस यूएल के अंदर जाऊँगा, एंड इस यूएल के अंदर मैं टैब बटन कंपोनेंट को कॉल कर दूँगा। ठीक है, और इस बटन पे अब जो भी टेक्स्ट हमें डालना है वो हम डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर आप HTML में जाओगे तो HTML में आपको सेक्शन के नीचे UL मिलेगा, और UL के अंदर LI मिलेगा, और LI के नीचे बटन मिलेगा, जो बटन यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब ये बटन में कोई वैल्यू नहीं है। अब इस बटन को बनाने के तरीके अलग अलग हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो हमें यहाँ पे जो प्रॉप्स है वो पास करना है। प्रॉप्स एज ए चिल्ड्रन हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, एंड इस बटन के अंदर जो भी हम टेक्स्ट वहाँ पे डालेंगे वो चिल्ड्रन के अंदर कॉल होगा, यानी कि इस प्रॉप्स के अंदर कॉल होगा। अब मैं यहाँ पे मैं कुछ भी डालूँगा, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे डाला बटन। ओके, अब ये बटन यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, देखो ये। ठीक है, सो चिल्ड्रन प्रॉप से हमने यहाँ पे इसको लेके आ गए हैं। लेकिन हम एक और तरीका है इसको बनाने का, लेकिन मैं इसको यहाँ पे लेबल का इस्तेमाल करूँगा, राइट। एंड बटन चिल्ड्रन को यहाँ से निकाल के यहाँ पे एज ए लेबल में जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेवल की। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ये क्लोजिंग टैग को हटा के इसी में बंद करना होगा टैब बटन को, और यहाँ पे जो लेबल होगा इसकी जगह मैं डाल दूँगा टेस्ट। सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सेक्शन के अंदर जो यूएल है, बटन के अंदर जो बटन है उस बटन पे कोई भी टेक्स्ट रेंडर नहीं हुआ है। ठीक है, ये लेबल को मैंने डाला यहाँ पे एज ए टेस्ट। टाइटल में अगर यहाँ पे लेबल को मैं डिफ़ाइन करूँगा तो ये लेबल मुझे मिलेगा नहीं। यहाँ पे मुझे बेसिकली यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे मुझे एज इट इज़ इसके अंदर ही डालना है लेबल को। ठीक है, एंड तो मैं यहाँ की जो बटन है, बटन क्लोजिंग टैग एंड स्टार्टिंग टैब के अंदर लेबल प्रॉप्स को डाल दूँगा, कॉल करूँगा, एंड यहाँ पे मैं सिंगल टैब बटन के अंदर अगर लेबल को टेस्ट डालूँगा तो ये मुझे आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके करने के तरीके दो तरीके से हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेटर ऑप्शन है वो हमेशा यही है, मैं यहाँ पे एज ए चिल्ड्रन को पास करूँ, राइट, एंड यहाँ पे लेबल की जगह पे चिल्ड्रन डालूँ, एंड यहाँ लेबल टेस्ट को निकाल के क्लोजिंग टैब को बंद करके यहाँ पे मैं टाइटल का यूज़ करूँ। और टाइटल क्या होने वाला है, टाइटल हमारे पास जो UI में है स्टेट मैनेजमेंट, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डालूँगा। ठीक है, सो ये बटन मेरे को मिल गया है।
अब ये बटन यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे UI में आपको दिख जाएगा, राइट। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो UI है वो कुछ इस तरीके से है, कलर डिफरेंट है, साथ में होवर पे ये येलो बटन दिखता है, एंड हुक्स का कलर यानी कि जो टेक्स्ट कलर है वो कुछ और ही है। तो हम इन सबको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और इन सबको डिफ़ाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जैसे मैंने सेक्शन क्लास पे एज ए सेक्शन क्लास नेम एंड टाइटल क्लास नेम को कॉल किया था, एज इट इज़ हम बटन के ऊपर भी करने वाले हैं, राइट। और बटन के ऊपर सबसे पहले जो नाम मैं यहाँ पर डालूँगा, आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा देके डॉट 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 प्रॉप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। प्रॉप्स अगर आप डालोगे एंड यहाँ पे आप अभी यहाँ पे प्रॉप्स आपको एज ए पास करना पड़ेगा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और क्लास नेम मैं सिंपली एज स्ट्रिंग में यहाँ पे पास करूँगा, एंड जो यहाँ पे जो टेक्स्ट हैं वो सब कॉपी करके 24 उबंटू बोल्ड कलर वाइट एंड ये सब मैं यहाँ से आसानी से कॉपी कर सकता हूँ, डेवलपर टूल में जाके भी कर सकता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल, फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, फ़ॉन्ट वेट 700, तो ये सब तमाम सी इसमें क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जो क्लास है वो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। और बटन क्लास नेम सबसे पहले मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा P4, पैडिंग 4 यानी कि चारों तरफ से पैडिंग मिल जाएगी। टेक्स्ट का जो साइज़ है, फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 2XL डाल देंगे, यानी कि 24 पिक्सल होता है 2XL। फ़ॉन्ट जो है यहाँ पे हम डाल देंगे बोल्ड या मीडियम, बोल्ड कर देते हैं। और इसमें जो राउंडेड एक्सेल है, कॉर्नर्स जो हैं राउंडेड एक्सेल, साथ में ये हमने डाल दिया, राइट। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। अच्छा, मेरे को कलर भी चेंज करना है, टेक्स्ट में कर दूँगा वाइट। आई थिंक वाइट तो नहीं है, वाइट की जगह ये कलर है, ये कलर मुझे मिलेगा टेलविंड से, और ये टेलविंड का कौन सा कलर है, स्लेट 400। सो यहाँ पे टेक्स्ट स्लेट 400 मिलेगा, ठीक है। सो ये मुझे कलर यहाँ पे मिल गया है। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे मुझे होवर स्टेट भी डालना है। अगर आपने टेलविंड की क्लासेस नहीं देखी हैं कैसे हम होवर स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं जो मैंने टेलविंड की क्लासेस में पढ़ाया है, एक बार आप ज़रूर देखिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको टेलविंड की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम होवर स्टेट को यूज़ करने के लिए होवर टाइप करके कोलन बनाएंगे, एंड जो भी कलर आपको देना है, अब मेरे पास बीजी कलर है तो बीजी कलर एम्बर, यहाँ पे हम बीजी एम्बर 300 डाल देंगे। साथ में होवर के ऊपर जो टेक्स्ट होने वाला है, होवर के ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट होगा टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमने क्लास ऐड कर दी है अपने बटन पे, और यहाँ पे मैं अगर होवर करता हूँ तो ये होवर में प्रॉपरली रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद के जो बटन्स हैं, हुक्स, कॉन्टेक्स्ट, API, सारे बटन को यहाँ पे डालने का। तो मैं यहाँ पे इनको एज ए कॉपी कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। एंड स्टेट मैनेज के अंदर बाद हुक्स, देन कॉन्टेक्स्ट API, उसके बाद जो नाम है वो है रिएक्ट राउटर एंड ऑप्टिमाइजेशन, रिएक्ट राउटर एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये 5 बटन हमने बना दिए। अब मैं UI दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से आपको ये UI मिल जाएगा, राइट। अब मैं इसके ऊपर अगर आप UL क्लास के ऊपर देखोगे तो जस्टिफाई बिटवीन लगा हुआ है, राइट। तो मैं क्योंकि मेरे को जो डिज़ाइन चाहिए कुछ इस तरीके से चाहिए, लेफ़्ट अलाइन चाहिए, राइट। एंड यहाँ पे जो अभी दिख रहा है वो सेंटर लाइन दिख रहा है,
तो इसको चेंज करने के लिए मैं इसके पेरेंट पे यानी कि यूएल पे जस्टिफाई बिटवीन की जगह फ्लेक्स स्टार्ट ऐड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये जो चिल्ड्रन है यानी कि फ्लेक्स आइटम्स हैं ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से मैंने बटन को बना दिया है। ओके, अब बात करते हैं इसके से जो कंटेंट है, ये कंटेंट को रेंडर होने के लिए हम डेटा का इस्तेमाल करेंगे data.js में। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि कैसे हम डेटा फ्लो का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने वहाँ पे एक एरे बनाया था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया था। अब आज जो data.js है इसमें मैंने ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट का, हुक्स का, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, सब यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिएक्ट इसेंशियल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे सारे आइटम्स हैं, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट की जगह पे ये आने वाला है, हुक्स पे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे, रिएक्ट और आउटर पे, ऑप्टिमाइजेशन पे, ये हम वहाँ पे कॉल करेंगे, राइट। अब ये कॉल करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हमारे वेरिएबल का नाम रिएक्ट इसेंशियल है, राइट, और मैं रिएक्ट इसेंशियल के अंदर ही इसको कॉपी कॉल करूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दूँगा। इंपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रिएक्ट इसेंशियल फ्रॉम ऐप डेटा, ये हमारा जो कंपोनेंट का पाथ है, डेटा फाइल का नाम है, वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है, करेक्ट। अब मुझे इस टैब के अंदर देखो, यूएल के अंदर मेरे पास क्या आया, ये सारे कंपोनेंट एज ए बटन आगे हैं। अब इस यूएल के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे जो डेटा है वो मैं यहाँ पे रेंडर करना चाहता हूँ, और वो डेटा रेंडर करने के लिए मैं यूएल के नीचे एक डिव बनाऊँगा, यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा, और डिव क्लास नेम दूंगा उसके अंदर, क्लास नेम, एंड इसकी जो मैक्स विड्थ होगी, मैक्स विड्थ हम इसमें लगा देंगे कितना, 6 या 7, 6 एक्सएल कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन इसको ऑटो कर देंगे, एंड मार्जिन टॉप भी कर देंगे 4, एंड बीजी भी कर देंगे, बीजी स्टोन कर देते हैं, स्टोन, आई थिंक स्टोन, ये जो कलर है इसको, कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, बैकग्राउंड कलर को, और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई बीजी, मैंने ये कस्टम कलर का इस्तेमाल किया है, तो मैं फ़िलहाल इसको जो टेलविंड का क्लास है उसी से ले लेता हूँ। तो बीजी स्टोन 950 कर दूँगा, एंड पैडिंग भी इसमें दे देते हैं, पैडिंग 8 का दे देते हैं, एंड देन हम इसके अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट कर देते हैं वाइट कलर में, एंड टेक्स्ट का जो साइज़ होगा वो होगा लार्ज, राइट। तो ये डिव मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे जो भी कंटेंट है, जो भी यहाँ पे आने वाला है, वो इसके अंदर आने वाला है, इस डिव के अंदर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे वो कंटेंट आएगा जब भी हम स्टेट मैनेजमेंट पे, हुक्स पे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे क्लिक करेंगे, तो वो उस बटन इवेंट पे यहाँ पे हमें कंटेंट शो करवाना है, राइट। अब हम बात करते हैं बटन भी। अब बटन पे हमें बेसिकली लगाना क्या है, अच्छा मैं ये data.js को बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये टैब बटन है, इस बटन के ऊपर मुझे फंक्शन लगाना है, ऑन क्लिक फंक्शन, ठीक है, क्योंकि बटन के ऊपर हमें क्लिक करवाना है तो ऑन क्लिक फंक्शन लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, और उस फंक्शन पे शो करवाऊँगा console.log में हेलो वर्ल्ड, राइट। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और फंक्शन का नाम लिख देते हैं हैंडल क्लिक, और जब ये फंक्शन क्लिक होगा तो यहाँ पे लिखोगा console.log में हम लिखेंगे इट्स क्लिक्ड, ओके। एंड अब ये हैंडल क्लिक को इस बटन के ऊपर कॉल करना है, और हमें पता है Next.js एंड रिएक्ट में हम ऑन क्लिक या जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक का इस्तेमाल करते हैं, एंड उसके बाद हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर हम डाल देते हैं हैंडल क्लिक, ठीक है। अब हैंडल क्लिक पे क्या होगा, जब भी हम क्लिक करेंगे तो इट्स क्लिक्ड हमें कंसोल में शो होगा। तो एक बार चेक करते हैं, ओके।
कुछ एरर आई है। सो ये इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स बटन ऑन क्लिक फंक्शन हैंडल क्लास टाइम चिल्ड्रन इफ़ यू इंटरेक्टिविटी कंसिडर ड्यूरिंग क्लाइंट कंपोनेंट। ओके, तो नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सारे कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, सर्वर साइड कंपोनेंट होते हैं। अब ये कह रहा है कि जो बटन क्लिक है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब हमें इस कंपोनेंट को एज ए क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और वो डायरेक्टिव का नाम है यूज़ क्लाइंट, ठीक है। ये सिंपल, ये डालने से जो तुम्हारा जो कंपोनेंट है वो क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन गया है, ठीक है। अब एक कंपोनेंट हमारा रन हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंसोल में, यहाँ पे तो इट्स क्लिक्ड आना चाहिए, राइट। सो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इट्स क्लिक्ड आ रहा है, ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। इसका मतलब ये है ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हमें जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये तो एक कंपोनेंट है, ग्लोबल कंपोनेंट है। हमें इसके ऊपर अलग अलग चीज़ें लेके आनी है एंटायर द वेबसाइट। मतलब ये जो कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है, ये कंपोनेंट और जगह भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम जब इस पे फंक्शन लगाएंगे तो वो फंक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे हमें यूज़ करना है वहाँ पे होना चाहिए। यानी कि रिएक्ट इसेंशियल कंपोनेंट के अंदर मैंने टैब बटन कंपोनेंट को कॉल किया है, यूज़ किया है, तो यहीं पे हम वो फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अब ये क्लिक तो यहाँ होगा लेकिन फंक्शन यहाँ होगा, तो कैसे पॉसिबल है वही मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक का इस्तेमाल किया, फंक्शन बनाया हैंडल क्लिक एंड इसको सिंपली कॉल किया, तो ये क्लाम कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको एज ए प्रॉप्स फंक्शन को पास करना है दूसरे वाले कंपोनेंट में। अब दूसरा वाला कंपोनेंट मेरे पास रिएक्ट इसेंशियल है और टैब बटन फंक्शन पे टैब बटन जो कंपोनेंट है इसके ऊपर जो बटन है फंक्शन को पास करना है रिएक्ट इसेंशियल कंपोनेंट में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे प्रॉप्स का इस्तेमाल करना होगा एंड प्रॉप्स का इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिखूँगा ऑन सेलेक्ट। ओके, एक प्रॉप मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर करके जो प्रॉप डाला है वो डाला है ऑन सेलेक्ट, ठीक है। अब ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पे हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे जो प्रॉप है उस प्रॉप को ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो हैंडल क्लिक फंक्शन को मैं यहाँ से हटा के ऑन क्लिक कर दूँगा और यहाँ से इस फंक्शन को निकाल दूँगा, ठीक है। अब ऑन क्लिक जो फंक्शन है उसके ऊपर मैंने प्रॉप ऑन सेलेक्ट प्रॉप का इस्तेमाल किया, इसको पास किया। अब मैं यहाँ पे देखो कुछ भी क्लिक नहीं हुआ क्योंकि हटा दिया है। अब ये जो फंक्शन है, ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे कॉल हुआ है, तो इस कंपोनेंट के अंदर मुझे ये बटन के ऊपर वो फंक्शन कॉल करवाना है और ये फंक्शन मैं यहाँ पे डाल दूँगा हैंडल क्लिक, ठीक है। हैंडल क्लिक या नाम आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैं हैंडल सेलेक्ट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अब ये हैंडल सेलेक्ट को मुझे अपने कंपोनेंट के ऊपर कॉल करना है और कंपोनेंट मैंने बताया आपको एज ए प्रॉप हमने उधर डिफाइन किया है। सो ऑन सेलेक्ट पे मैं सिंपली क्या करूँगा, अब देखो वहाँ पे मैंने क्या प्रॉप इस्तेमाल किया था, ऑन सेलेक्ट। तो ऑन सेलेक्ट मुझे यहाँ पे यूज़ करना है ऑन सेलेक्ट, और ऑन सेलेक्ट के अंदर कौन सा फंक्शन को यूज़ करना है, हैंडल सेलेक्ट, ठीक है। अब ये हैंडल सेलेक्ट क्या हो रहा है, हैंडल सेलेक्ट पे क्या एक्शन हो रहा है, फ़िलहाल तो कंसोल हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये ऑन सेलेक्ट के बाकी के बटन्स में भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये पांचों बटन के ऊपर मैंने कॉल कर दिया, आई गेस कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ओके, देन अगेन सेम एरर आ गया जो पिछली बार आया था कि हमें इस कंपोनेंट को एज ए क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना है। तो मैं ये यूज़ क्लाइंट को यहाँ से हटा के अपने इस कंपोनेंट के ऊपर डाल दूँगा, सिंपली यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव को। इससे क्या होगा, जो ये मेरा कंपोनेंट है ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे
बटन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड कंसोल में चेक करूँगा। सो इट्स क्लिक्ड आ रहा है, क्लिक 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। तो ये फंक्शन मेरा काम कर गया है, करेक्ट। सो ये हमने सिंपली यहाँ से एक प्रॉप को ऐड किया एंड इस प्रॉप को एज ए फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया, और जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया था वो फंक्शन है हैंडल सेलेक्ट फंक्शन, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे मुझे अपने डेटा को लाने की, कंटेंट के अंदर जो डेटा मैंने यहाँ पे data.js फाइल में डाला है, इस डेटा को लाने की, और एक डेटा का जो फंक्शन जो वेरिएबल है रिएक्ट इसेंशियल, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है रिएक्ट इसेंशियल, करेक्ट। अब करना क्या है, पहले तो मुझे जो इसके अंदर का जो कंटेंट है आइडेंटिफायर, अब देखो हमारी इस बटन के ऊपर आइडेंटिफायर क्या है, स्टेट मैनेजमेंट है, हुक्स है, कंटेंट एपीआई है और रिएक्ट राउटर है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले हमें यही डेटा को नीचे शो करवाना है, कहाँ पे, कंसोल में, ठीक है। और कंसोल में सबसे पहले हम अब यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट हुक्स का, ठीक है। और रिएक्ट हुक, सबसे पहले जो रिएक्ट हुक यूज़ करेंगे वो हुक है यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट हुक क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ, राइट। अब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट से। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा और वेरिएबल का नाम होगा सेलेक्टेड टॉपिक कॉमा सेट सेलेक्टेड टॉपिक, ओके। एंड इसके बाद हम लिखेंगे यूज स्टेट, एंड यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी ब्लैंक, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके। अच्छा, अब यूज स्टेट क्या बोलता है, यूज स्टेट एक बिल्ट इन हुक है रिएक्ट का, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम दो एरे के अंदर दो वैल्यू पास करते हैं, ये एक वेरिएबल है कॉन्स्ट, इनके अंदर दो वैल्यू हैं, एक है सेलेक्टेड टॉपिक जिसकी जो इनिशियली वैल्यू है वो है एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड सेट सेलेक्टेड टॉपिक एक टाइप का फंक्शन है जो बाद में इसकी वैल्यू को चेंज करेगा, अपडेट करेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली स्टेट अपडेट करने के काम आता है। अब मैं इसको आगे समझाऊंगा कैसे इसमें काम होगा, ठीक है। सो हमने एक वेरिएबल लिया सेलेक्टेड टॉपिक एंड सेट सेलेक्टेड टॉपिक के अंदर जो इनिशियल, सेट सेलेक्टेड टॉपिक के अंदर जो इनिशियल वैल्यू है वो है एम्प्टी स्ट्रिंग, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे जो बटन है, इस बटन के अंदर मैंने बताया था आपके पास आइडेंटिफायर क्या है, स्टेट मैनेजमेंट, और इस स्टेट मैनेजमेंट को मुझे अपने कंसोल में प्रिंट करना है। और उसके लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे जो हैंडल सेलेक्ट फंक्शन है, हैंडल सेलेक्ट फंक्शन दिस वन, इस फंक्शन के ऊपर एक वेरिएबल यानी कि एक पैरामीटर पास करना होगा, और उस पैरामीटर का नाम होगा सेलेक्टेड बटन, ठीक है। सेलेक्टेड बटन होगा, ये एक पैरामीटर है, और ये पैरामीटर को मैं यहाँ नीचे ऑन सेलेक्ट के बाद एक एरो फंक्शन क्रिएट करूँगा, और उस एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन बनाया, और हैंडल सेलेक्ट फंक्शन में जो ऊपर मैंने पैरामीटर पास किया है उस पैरामीटर की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होने वाली है, वो होने वाली है स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। और ये स्टेट मैनेजमेंट एज ए स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। अब देखो सिंपली मैंने करा क्या है, एक एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया। एरो फंक्शन क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए रोकेगा इसको एंड चेक करेगा ये स्टेट मैनेजमेंट वैल्यू है कि नहीं है। अब पैरामीटर हमने यहाँ पे सेलेक्टेड बटन को डाला हुआ है, ठीक है, इसमें ये वैल्यू आ रही है, स्टेट मैनेजमेंट पे क्लिक हुआ कि नहीं है। अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं सिंपली सेलेक्टेड बटन को कॉल करूँगा। अब ये जो ऑन सेलेक्ट का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं बाकी वाले बटन पे भी ऐड कर देता हूँ, ऑन सेलेक्ट, सॉरी यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है, एंड इसकी जो वैल्यू होने अरे यार
ऑन सेलेक्ट मैंने पूरा कॉपी नहीं किया। अब इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है हुक्स। ठीक है, फिलहाल मैं 2 पे आपको चेक करवाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो स्टेट मैनेजमेंट हमको मिल रहा है। देन हुक्स पे क्लिक करूँगा तो हुक्स हमें मिल रहा है। अब मैं इसको आपको कंसोल में यानी कि सोर्स में चेक करवा के दिखाता हूँ। जब भी आप डिबगिंग करो तो आप NE के अंदर जाओगे, सोर्स के अंदर जाओगे, कंपोनेंट के अंदर जाओगे एंड जो भी हमारा कंपोनेंट है रिएक्ट इसेंशियल के अंदर रिएक्ट इसेंशियल .js में मैंने पूरा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंटर लगाएंगे, डिबग पॉइंट लगाएंगे एंड अब देखेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस फंक्शन पे यहाँ पे console.log के अंदर सेलेक्टेड बटन के ऊपर एक डिबग लगाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी मैं ऑन सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं देखूँगा हमारे पास जो वैल्यू है वो है स्टेट मैनेजमेंट की। सो सेलेक्टेड बटन के अंदर जो पैरामीटर पास किया था मैंने, उस पैरामीटर के अंदर मेरे पे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है स्टेट मैनेजमेंट की, और यही स्टेट मैनेजमेंट जो टेक्स्ट है वो console.log में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये था लॉजिक इसको लगाने का। अब मैं बाकी पे भी लगा देता हूँ, बाकी जो बटन्स हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू भी चेंज करेंगे। कॉन्टेक्स्ट API। ठीक है, अब ये सारे हमारे एज इट इज़ काम करेंगे जब भी हम इसके बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैं रिएक्ट राउटर पे क्लिक करूँगा तो रिएक्ट राउटर हमें कंटेंट मिल रहा है, ऑप्टिमाइजेशन मिल रहा है, हुक्स मिल रहा है, स्टेट मैनेजमेंट, तो हमको सिंपली वैल्यू मिल रही है। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक की, यानी कि डेटा को लाने की। अब इसके नीचे डेटा लाना है अपने कंटेंट के अंदर, एंड कंटेंट के अंदर डेटा लाने के लिए मैंने ऑलरेडी फंक्शन को कॉल किया है ऊपर, वह जो कांस्टेंट है जो वेरिएबल था उसके ऊपर कॉल किया है। अब मैं इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कंटेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, रिएक्ट को जो ऊपर फंक्शन था रिएक्ट इसेंशियल को कॉल करूँगा। रिएक्ट इसेंशियल के अंदर सेलेक्टेड टॉपिक, हमारे पास सेलेक्टेड टॉपिक क्या है, अब देखो सिंपली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने आइडेंटिफायर को निकाल दिया है। आइडेंटिफायर हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट का आइडेंटिफायर है, यानी कि जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो एक आइडेंटिफायर हो गया। अब मुझे ये जो हुक्स मैंने ऐड की, यूज स्टेट का हुक्स है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ पे आइडेंटिफायर हमने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके नीचे एक बार जो सेलेक्टेड टॉपिक है, सेलेक्टेड टॉपिक में ये वैल्यू आ रही है, एक मिनट, हाँ, अब मुझे यहाँ पे सेट सेलेक्टेड टॉपिक का यूज़ करना है और इसकी वैल्यू चेंज करवानी है जो वैल्यू हम गेट कर रहे हैं। सो console.log को मैं निकाल दूँगा एंड यहाँ पे सेट सेलेक्टेड टॉपिक के अंदर जो पैरामीटर मैंने पास किया है सेलेक्टेड बटन का, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दूँगा। ठीक है, सेट सेलेक्टेड टॉपिक बटन को, एंड यहाँ पे मैं console.log के अंदर सेट सेलेक्टेड टॉपिक को अगर कॉल करूं तो देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड फंड। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। सेलेक्टेड बटन सेलेक्टेड टॉपिक, ओके, इसको पहले मैं अनकमेंट कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था console.log की, इसको निकाल देंगे
एंड यहाँ पे जो ये वेरिएबल लिया है सेट सिलेक्टेड टॉपिक को, इस सेट सिलेक्टेड टॉपिक को अपडेट कर देंगे किस वैल्यू से, जो हम गेट कर रहे हैं सिलेक्टेड बटन में। और सिलेक्टेड बटन पैरामीटर में क्या वैल्यू गेट कर रहे हैं, जो हमारा आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या है हमारे पास, जो ये कंटेंट है स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। सेट सिलेक्टेड टॉपिक को हमने अपडेट कर दिया है, किससे अपडेट किया है, सिलेक्टेड बटन से, राइट। और सिलेक्टेड बटन हमारे पास क्या है, एज ए फंक्शन है हुक का। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे टैब बटन के अंदर जब भी सेलेक्ट हो, अब मेरे को डेटा को लेके आना है रिएक्ट इसेंशियल के अंदर, राइट। एंड रिएक्ट इसेंशियल हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे मैंने बनाया है, इंपोर्ट किया है। मैं इसको अनकमेंट करूँगा एंड रिएक्ट इसेंशियल के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे सेलेक्टेड टॉपिक। सेलेक्टेड टॉपिक क्या है हमारे पास, जो ऊपर हुक में वेरिएबल का नाम है वो है। एंड साथ में मैं यहाँ पे एंड लिखूँगा एंड इसके अंदर मैं सिंपली एक डिव को कॉल करूँगा। एंड इस डिव के बाद मैं यहाँ पे जो टाइटल है वो H2 में डाल देंगे एंड जो P है वो मैं P के अंदर डाल दूँगा। यानी कि देखो हमारे पास क्या है, डेटा के अंदर टाइटल है एंड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। एंड टाइटल में मैं सिंपली यहाँ पे इसेंशियल, रिएक्ट इसेंशियल का जो सेलेक्टेड टॉपिक है वो डॉट टाइटल ऐड कर दूँगा, ठीक है। एंड इसको मैं बंद कर देंगे। नीचे वाले पीट एलिमेंट के अंदर भी मैं सेम ही ऐड कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन, ओके। सो ये रिएक्ट इसेंशियल फंक्शन के अंदर सिलेक्टेड जो टॉपिक है उसको मैंने कॉल किया। अब मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा तो मेरे को जो डेटा मिल रहा है वो सिंपली ऐसा कुछ मिल रहा है। हुक्स के अंदर हुक्स का डेटा, कॉन्टैक्ट इस एपीआई के अंदर कॉन्टैक्ट एपीआई का, रिएक्ट राउटर के अंदर रिएक्ट का एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन का डेटा में सिंपली मिल रहा है। ओके, सो हमने डेटा सिंपली यहाँ पे कॉल कर दिया है, राइट। अब इसको हम और भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे हम इसको और भी डायनेमिक बना सकते हैं, या फिर किसी टाइम कभी और बताऊंगा। ये इतना तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम डेटा को लेके आएंगे, ठीक है। अब हम बटन के ऊपर एक्टिव क्लास भी ऐड कर सकते हैं, राइट। डायनेमिकली जो भी बटन क्लिक हो उस पर एक्टिव क्लास, यानी कि जो येलो वाली क्लास है इसके ऊपर जो येलो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि हम इस पर सिंपली क्लिक करके चेक कर पाएँ कौन सी क्लास सेलेक्टेड है, ठीक है। सो यहाँ पे सेट स्टेट मैनेजमेंट पे जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है, मुझे अपने टैब बटन के ऊपर, टैब बटन जो कंपोनेंट है यहाँ पे मुझे एक और प्रॉप्स का इस्तेमाल करना है और वो प्रॉप्स होगा यहाँ पे इज सेलेक्टेड, ठीक है। अगर सेलेक्टेड है तो क्या होने वाला है, मैं वही आपको बताने वाला। एक्टिव क्लास हम इसमें ऐड करेंगे। आप सिंपली यहाँ पे बटन क्लास पे क्लास नेम, जैसे मैं पहले भी बताया था, आप बटन के ऊपर क्लासेस ऐड जैसे करी हैं वो कर सकते हो, लेकिन हम अब इसको और डायनामिक बनाएंगे इस बटन के ऊपर, ठीक है। तो करने के लिए करना क्या है, हमें यहाँ पे जो प्रॉप्स है वो प्रॉप्स को मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से ये निकाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो क्लास ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे, अब क्योंकि क्लास नेम हमें यहाँ पे नहीं डालना है, मैं यहाँ पे डायनामिक बनाऊँगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, क्लास नेम की जगह पे यहाँ पे एक प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे और वो प्रॉप्स होगा बटन क्लास नेम। बटन में जो क्लास नेम आएंगी वो इस प्रॉप्स के अंदर जाएंगी एंड उसके बाद अगर हमारे पास एक्टिव होगा, एक्टिव जब बटन होगा, एक्टिव बटन क्लास, तो यहाँ पे हम इसको डाल देंगे, ठीक है। एंड इस सेलेक्टेड मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जो क्लास नेम है वो क्लास नेम डाल दूँगा बटन
सॉरी, एज ए फंक्शन, यानी कि ब्रैकेट में बटन क्लास एज ए प्रॉप्स में यहाँ पे बटन क्लास नेम यो यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। अब जो हमारे पास क्लास नेम है इसको मैं सिंपली बटन क्लास नेम ऐड कर दूँगा। इससे क्या होगा, जो मेरा क्लास नेम है वो तो एज इट इज रहेगा। आई गेस मैंने कुछ गलत कर दिया है। बटन क्लास नेम, ओके, ये जो क्लास है वो तो सही आ गई है, बाकियों पे भी लगाना है सेम ही। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें एज इट इज़ मिल रहा है। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिव पे जो क्लास होने वाली है वो एक्टिव बटन क्लास के अंदर आने वाली है। ठीक है, सो एक्टिव क्लास बटन के लिए भी मैं यहाँ पे सिंपली इसको ऐड, से यार, इसको बटन को यहाँ पे ऐड कर दूँगा। एंड इसके अंदर जो एक्टिव क्लासेस हैं वो क्लास में क्या होने वाली है, हम बीजी कलर को कर देंगे क्या, एम्बर, यानी कि येलो। एंड येलो हमारे पास 300 होगा। एंड टेक्स्ट कर दूंगा मैं वाइट। ये जो क्लास हैं एक्टिव बटन क्लास, इस पर मैंने ऐड कर दी है। ये कैसे काम करेगा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड जब क्लिक हो तो वो क्लास एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक और प्रॉप्स यूज़ किया था इज सिलेक्टेड का, करेक्ट, और इज सिलेक्टेड प्रॉप्स का मैं यहाँ पे अब इस्तेमाल करने वाला हूँ। एंड इज सिलेक्टेड प्रॉप्स यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इज सिलेक्टेड। अगर इज सिलेक्टेड है तो उस केस में क्या हो, अगर इज सिलेक्टेड है तो उस केस में मेरे पास जो क्लास है वो क्लास हम ऐड करने वाले हैं बटन। ये देखो यहाँ पे जो हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करना है। एंड यहाँ पे मैं इसको डॉलर का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूँगा बंद। जो बटन क्लास है वो हम ऐड कर देंगे। इनिशियली जो क्लास होंगी वो होंगी बटन क्लास नेम, यानी कि जो मैंने यहाँ पे क्लासेज ऐड करी हैं बटन क्लास, वो क्लास हमें रेंडर करवानी है इनिशियली। लेकिन जब हम सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इज सेलेक्टेड प्रॉप है। सो अगर ये सेलेक्टेड है, ठीक है, तो उस केस में एक्टिव बटन क्लास को ऐड करवाओ। ठीक है, अन्यथा ब्लैंक छोड़ दो सिंपली। सो ये लॉजिक है। देखो, अगर इज सिलेक्टेड प्रॉप यानी कि इज सिलेक्टेड बटन है तो उस क्लास के इनिशियली जो क्लास नेम होगी वो बटन क्लास नेम होगा। अगर इज सिलेक्टेड है तो एक्टिव बटन क्लास करवाओ, अन्यथा छोड़ दो। ठीक है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर का हमने इस्तेमाल किया है, टर्निशन का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पे इज सेलेक्ट जो हमारा प्रॉप है उसका इस्तेमाल करूँगा। इज सिलेक्टेड प्रॉप्स के अंदर क्या होने वाला है, इज सिलेक्टेड प्रॉप के अंदर सिलेक्टेड टॉपिक तो पहले हमारे पास जो ऊपर ये जो है जिसमें हम डेटा को पास वैल्यू को अपडेट करके ला रहे हैं वो है एज सिलेक्टेड है इक्वल 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 किसके, इक्वल 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 जो इसके नीचे जो रिएक्ट राउटर है जो टेक्स्ट है वो है, तो उस केस में ये सेलेक्ट हो जाए। सिंपल है। ठीक है, सेलेक्टेड टॉपिक जो भी है ऑप्टिमाइजेशन का है तो उस केस में वो बटन एक्टिव हो जाए। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, मैं पहले इस डेटा को डाल देता हूँ फटाफट से। स्टेट मैनेजमेंट हुक्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है,
तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पे करा क्या, मैं आपको पहले यहाँ पे करा के देखता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है भैया। एक्टिव क्लास एक्टिव नहीं हुई, क्यों, क्या बोलता है ये, कुछ तो एरर है। इज सिलेक्टेड प्रॉप, अच्छा इज सिलेक्टेड प्रॉप को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इज सिलेक्टेड प्रॉप, इज सिलेक्टेड प्रॉप में क्या इशू है। इज सिलेक्टेड प्रॉप को मैंने यहाँ पे पास किया एंड एक्टिव बटन को कॉल किया, अन्यथा एम्प्टी छोड़ दिया। सही तो था। ओके, यहाँ पे बेसिकली मुझे ये क्लास नेम को निकालना है। एज सिलेक्टेड की जगह मुझे यहाँ पे क्लास नेम का यूज़ करना है यार। ओके, क्योंकि हम क्लास नेम सब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, राइट, बटन क्लास नेम, एक्टिव क्लास नेम, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक थी। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्टिव क्लास में चेंज हो रहा है, राइट। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ करा क्या है। क्लास नेम को डायनेमिक कर दिया है। डायनेमिक करने के लिए मैंने बोला कि भाई इनिशियली जो क्लास होंगी वो बटन क्लास नेम रहेंगी, और बटन क्लास नेम में जो क्लासेस हैं वो क्लासेस हमने यहाँ पे डाली हुई हैं, जो इनिशियल स्टेट की क्लासेस हैं वो। देन अगर ये इज सिलेक्टेड है, और इज सिलेक्टेड कैसे हो रहा है, इज सिलेक्टेड इसलिए हो रहा है कि इसमें जो वैल्यू है वो मिल रही है, उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। अगर इस सिलेक्टेड टॉपिक के अंदर अगर हुक्स है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू हुक्स है, और ये वैल्यू कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ से, यानी कि इस हैंडल सेलेक्ट फंक्शन से। हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया था सिलेक्टेड बटन, एंड सिलेक्टेड बटन में हमें क्या मिल रहा है, वो वैल्यू मिल रही है जो हम जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चेंज हो रहा है वो डेटा कहाँ से आ रहा है, वो डेटा आ रहा है डेटा से। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं स्टेट मैनेजमेंट के, हुक्स के, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के, रिएक्ट के, ऑप्टिमाइजेशन के। तो ये मैच हो रहा है, देन यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। यहाँ पे और कुछ भी करने को है, हम इसको और भी डायनेमिक बना सकते हैं, वो किसी और क्लास में बनाएंगे। अभी के लिए आप के लिए ये समझना, आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेके। ओके, नेक्स्ट एंड रिएक्ट ही पढ़ेंगे कुछ दिन तक, कुछ बेहतर सी चीज़ें लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।